गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी प्रश्नावली 1.5। तो आप ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी पूरक समुच्चय क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा एक बार ध्यान से समझ में आ जाएगी ना आपको, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी से फिर सवाल होंगे। तो देखो पूरक समुच्चय क्या है। यदि समुच्चय ए, ठीक है, ए सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट यू का उपसमुच्चय मतलब ए सबसेट है किसका, यू का, तब उन अवयवों का समुच्चय, ध्यान से देखें, तब उन अवयवों का समुच्चय जो यू में उपस्थित हो परंतु ए में उपस्थित ना हो, ए में नहीं हो। ठीक है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे ए डैश से व्यक्त करते हैं। अच्छा, परिभाषा एक बार दोबारा से ध्यान से देखें। अगर समुच्चय ए यू का उपसमुच्चय है तब उन अवयवों का समुच्चय जो यू में उपस्थित हो परंतु ए में नहीं हो, है ना, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, ए डैश से। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर मैं सीधी परिभाषा लिखूंगा तो ए डैश बराबर एक्स, एक्स उन अवयवों का, है ना, एक्स वो अवयव है जो यू में उपस्थित हो परंतु किसमें नहीं हो, ए में। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परिभाषा तो हमने और भी कहीं पढ़ी है, याद आ रही है, ये हमने अंतर समुच्चय में पढ़ी है कि अगर कोई x u में है परंतु a में नहीं तो उसे हम u माइनस ए कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, u माइनस ए, u में है परंतु a में नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि a डैश किसके बराबर होता है, u माइनस ए के। ठीक है, तो अंतर समुच्चय में भी इसकी परिभाषा आपको समझ में आएगी। तो a डैश बराबर होता है u माइनस ए, मतलब उन अवयवों का समुच्चय जो u में उपस्थित हो परंतु a में उपस्थित नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं आप, a डैश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, a डैश। फॉर एग्जांपल, ये समझ में आ गया हो तो आपके u बराबर है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान से देखना, और a बराबर है 2 3, तो आप क्या बता सकते हैं, a डैश क्या होगा, उन अवयवों का समुच्चय जो u में हो परंतु a में ना हो। तो कौन कौन से अवयव है ऐसे, 1 4, तो ये क्या कहलाएगा आपका, a का कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा, a डैश कहलाएगा। पता है, a और a डैश को आप यूनियन करेंगे तो हमेशा u यानी सार्वत्रिक समुच्चय प्राप्त होगा। यहां बस ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि a यूनियन a डैश किसके बराबर होता है, u के। पर अंतर समुच्चय में ऐसा हो ये जरूरी नहीं होता, इसलिए आपको इसे पढ़ाया जा रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय। यानी अगर मैं ऐसे दो समुच्चय लिखूं, यानी एक समुच्चय a हो गया और दूसरा समुच्चय ऐसे लिखूं कि उन दोनों का यूनियन u हो जाए, तो फिर वो उसका पूरक समुच्चय कहलाता है। बस ये थोड़ी सी है ना, परिभाषा में थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है कि a यूनियन a डैश बराबर u हो तो a का पूरक समुच्चय क्या कहलाता है, a डैश कहलाता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, मान के चलो, देखो सपोज करो कि मैंने u बराबर ये लिखा हुआ है, u बराबर है मेरे पास a b c और d, ठीक है, और a बराबर है आपके पास a b और b बराबर है c d, c और d। तो देखो a यूनियन b किसके बराबर है, u के, तो क्या b a का पूरक समुच्चय कहलाएगा, बिल्कुल सही बात है, यहां b a का क्या बन गया, पूरक समुच्चय। अच्छा, क्या a b का पूरक समुच्चय कहलाएगा, बिल्कुल सही बात है कि a b का पूरक समुच्चय कहलाएगा, किसके सापेक्ष, u के सापेक्ष। ठीक है, u होना जरूरी है आपका, u के सापेक्ष a b का और b a का पूरक समुच्चय कहलाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में आपको समझ में आया, तो इसका मतलब यहां b a डैश बन जाएगा, और अगर मैं उल्टा देखूं तो फिर ये a क्या बन जाएगा, b डैश। देखो b यूनियन a बराबर भी u आ रहा है, इसका मतलब ये b का पूरक समुच्चय है, और आप इसे किससे व्यक्त करेंगे, b डैश से। b का पूरक b डैश, a का पूरक a डैश। समझ में आ गया, चलो ये तो व्यक्त करने का तरीका है a डैश। लेकिन अगर आपके पास b यूनियन a बराबर u आ रहा है तो फिर a b का और b a का क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय। किसके सापेक्ष में, u के सापेक्ष में। ठीक है, तो ये परिभाषा आपके समझ में आई है ना।
चल, तो देखो ये सिंपल सी परिभाषा थी। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं, गुणधर्म की बात करूं, तो पहला गुणधर्म देखें आप इसका। तो पहला गुणधर्म तो आपके यही समझ में आ गया होगा कि अगर मैं ए का यूनियन करता हूं किससे, ए डैश से, तो क्या प्राप्त होता है, यू। ठीक है, ये पहला गुणधर्म है इसका, अभी समझाया इसे। दूसरा है, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन कर दूं ए डैश के साथ, तो क्या आएगा, फाई। ए और ए डैश में कोई भी चीज है ना, कोई भी अवयव बेनिस्ट नहीं हो सकता। नंबर 3, अगर मैं ए डैश का वापस से डैश निकालूं, ठीक है, इसका भी पूरक लिखूं, तो ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं ना। तो ए डैश का अगर मैं पूरक लिखूंगा तो क्या आएगा, ए, और ए का पूरक लिखूंगा तो क्या आएगा, ए डैश। समझ में आ गया आपकी। इसी तरह से नंबर 4, यू का पूरक समुच्चय लिखना चाहूं तो मैं क्या आएगा, फाई। ठीक है, क्योंकि यू का पूरक वो अवयव जो यू में हो ही ना तो वो तो फाई हो जाएंगे, और फाई का पूरक लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, यू। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए ना। तो यू डैश का फाई पूरक होता है और फाई डैश का यू पूरक होगा, यानी यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। चलो, तो अब ये इसके गुणधर्म थे पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के, है ना। तो ये थोड़ा सा समझ लेना इन्हें ध्यान से। अगर ए डैश का डैश निकालना हो तो ए ही आता है, और यू डैश का फाई होगा और फाई डैश का यू होगा, ये ध्यान रखना है। ये समझ में आ गए होंगे। यू डैश का फाई कैसे हो रहा है, यू में जो अवयव नहीं है वो लिखना है। अब यू में सारे अवयव यू में ही होते हैं, ऐसा कोई अवयव होता ही नहीं जो यू में ना हो। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय में नहीं होगा तो समुच्चय में कहां से होगा, इसलिए फिर क्या आ जाएगा, फाई, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय। ठीक है, इसलिए ये लिखा गया है, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो फाई का अगर पूरक लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यू, यानी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। चलो, अब इसके बाद एक नियम है डी मॉर्गन लॉ, वो पढ़ेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आ गया आपके। अब पढ़ेंगे हम डी मॉर्गन लॉ। देखो ये डी मॉर्गन लॉ क्या है। डी मॉर्गन लॉस, है ना। तो डी मॉर्गन लॉ है कि ए यूनियन बी का डैश निकालें, पूरक निकालें। तो देखो ध्यान से देखो एक बार डी मॉर्गन लॉ को, कि अगर ए यूनियन बी का डैश निकाला जाए, ए यूनियन बी का डैश, तो वो किसके बराबर होता है, तो ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो यूनियन का तो क्या कर दिया, इंटरसेक्शन, और दोनों के ऊपर डैश लगा दिया। अच्छा, दूसरा नियम उसने दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। देखो फिर वापस से इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर दिया, दोनों पर डैश आ गया। तो याद रखना बिल्कुल आसान है ना, बस आपको यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन करना है, डैश आपको सब पे लगाना है। तो उसने पहला कहा कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। इसे हम वेन आरेख से सिद्ध करेंगे, है ना, और सवालों में भी सिद्ध करेंगे। तो दोनों तरीके से सिद्ध करना है इसे, है ना। अगर हम एक्स से सिद्ध करेंगे तो आपको उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, तो सवालों में कर लेंगे इसे। तो ये प्रूफ भी हो जाएगा, वेन आरेख से भी पता चल जाएगा आपको कि ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी जो डी मॉर्गन लॉ ने नियम दिए हैं वो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, कि ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यूनियन का क्या कर दिया, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का क्या कर दिया, यूनियन। इंपॉर्टेंट चीज है डी मॉर्गन लॉ, है ना। कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए और बी आपको दिए हुए होते हैं, ठीक है, ए और बी अगर आपको दे दिए गए तो ये डी मॉर्गन लॉ सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान से करेंगे, ठीक है, इन सवालों को। अब हमारी प्रश्नावली जब हम करेंगे तो उसमें एक सवाल आएगा आपका, उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको। तो अब आपको डी मॉर्गन लॉ समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आ गया। तो अब इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रश्नावली हमारी 1.5। तो देखो एक्सरसाइज नंबर 1.5, देखो करेंगे प्रश्नावली 1.5। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू दे रखा है आपको 1 से लेकर 9 तक,
6 7 8 और 9, ठीक है, यूनिवर्सल है। ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4, बी बराबर दे रखा है 2 4 6 8 और सी बराबर दे रखा है 3 4 5 6, ये दे रखा। तो अब आपको नंबर 1 याद करना है ए डैश। तो ए डैश क्या होगा, 1 2 3 4 छोड़ दो, सारे अवयव यू माइनस है ना, तो वो अवयव जो यू में हो, तो 5 6 7 8 9, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 2 है कि बी डैश किसके बराबर होगा। तो बी डैश में 1 है ना, 2 3 फिर 4 5 6 दे रखा है 7 8 दे रखा है 9, ये आ गया। फिर दे रखा है ए यूनियन सी का डैश याद कीजिए, ये थर्ड है इसका, ए यूनियन सी का डैश। एक बार ए यूनियन सी का डैश देखते हैं क्या आएगा। अच्छा ए यूनियन सी कितना आएगा, एक बार देखो ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी आ जाएगा, ए और यूनियन सी का करेंगे 1 2 3 4 है ना, फिर आ जाएगा कितना 5 और 6, बस। तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। समझ में आया कि एक बार दोबारा देख लो, ए और सी को यूनियन करके लिखा है, तो 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 5 6, ये आ गया। अब इसका डैश लिखना है, मतलब वो अवयव जो इसमें नहीं हो परंतु किसमें हो, यू में हो। तो अब देखो ए यूनियन सी में नहीं होना चाहिए वो अवयव, तो ए यूनियन सी में 1 से लेकर 6 तक तो है, कौन सा नहीं है, 7 8 9, तो ये 7 8 9 आ गया। हो गया ना सवाल, कितना आसान हो गया, ठीक है। तो अभी इसका फोर्थ देखो, तो ए यूनियन सी निकाल लिया, फिर उसके बाद उसका पूरक निकाल लिया। अगर आपको पूरक निकालने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से ए यूनियन बी का डैश, तो पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूं। तो चूंकि ए यूनियन बी बराबर होता है किसके, देखो 1 2 3 4 और फिर 6 और 8, तो 1 2 3 4 6 8। अब जो जो बच गए वो लिख दो। तो ए यूनियन बी का डैश बराबर हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 बच गया, 6 7 बच गया, 8 9 बच गया। तो ये आपके पास ए यूनियन बी का डैश आ जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद पांचवा है ए डैश का डैश निकालो। तो ए डैश का डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए के। अच्छा बी माइनस सी का डैश निकालो, छठा सवाल है इसका, बी माइनस सी का डैश निकालो। तो पहले मैं बी माइनस सी निकाल लेता हूं, बी माइनस सी किसके बराबर होगा, तो वो अवयव जो बी में हो परंतु सी में ना हो। तो बी में कौन कौन से हैं, 2 है, ठीक है, 4 तो दोनों में है, 6 है, 6 भी दोनों में है, और 8, 2 और 8। तो इसमें b माइनस सी का डैश क्या आएगा, अब आपके समझ में आ गया होगा। वो अवयव लिखने हैं जो b माइनस सी में है ना है, वो तो छोड़ देने हैं, और u में है वो लिखने हैं सारे। तो बस 2 और 8 हटा के सारे लिख दो। तो 2 8 हटा के कौन कौन से लिखूंगा, 1 2 हटा दूंगा, 3 4 5 6 7 8 हटा देंगे 9, ठीक है। तो वो अवयव जो u में हो परंतु b माइनस सी में उपस्थित नहीं हो, तो ये सारे के सारे b माइनस सी के डैश में उपस्थित हो जाएंगे। तो ये आपका पहला सवाल था, आसान सा सवाल था, अपने समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करेंगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आसान सा है अगर आपने अंतर समुच्चय को अच्छे से पढ़ा है। देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि u बराबर दे रखा है आपको a b c d e और f g h, ये दे रखा है h तक। तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो a का पूरक ज्ञात करना है a b c, ठीक है, b है d e f g, ठीक है, थर्ड है c, c दे रखा है a c e और g, और फोर्थ d दे रखा है f g h और a। अब आपको इन सब का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, मतलब a डैश ज्ञात करना है, और a डैश क्या होगा, u माइनस a। u माइनस ए कौन कौन से अवयव, a b c हटा दो बस, तो d e f g h, ये तो आ गया आपका a डैश, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 b डैश, तो b डैश आ जाएगा वापस से वही u माइनस b, तो b डैश बराबर आ जाएगा u माइनस b, वो अवयव जो u में हो परंतु b में नहीं हो। तो b में कौन कौन से है ना, है d e f g, हटा दो d e f g हटा दो, तो a b c और h है ना, d e f g हटा दिया, d e f g हटा दिया। नेक्स्ट थर्ड है आपका c, c का डैश, तो c का डैश वापस से u माइनस c हो जाएगा। कौन कौन से अवयव आएंगे, a c e g हटा दो, a c e g हटा दो, तो कौन से बचेंगे, b है ना, c हटा देंगे तो d,
ई हटा देंगे तो एफ और जी हटा देंगे तो एच। ठीक है, ए सी ई जी हटा दो, ए सी ई जी हटा दिया। अब लास्ट लिखेंगे आप फोर्थ डी डैश। तो डी डैश मतलब यू माइनस डी। कौन कौन से अवयव है भाई डी में? देखो ए नहीं लिखना है, बी देखो बी लिखना है, सी लिखना है, डी भी लिखना है, ई भी लिख देंगे, है ना, और एफ जी एच तो इसमें है, तो ये आ जाएगा। ए नहीं लिखेंगे, ए उसने लास्ट में लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो आसान सा सवाल था ये भी। थर्ड देखो इसका, अब ये आपके दिमाग के ऊपर है पूरा सवाल का सवाल, है ना। थर्ड कि अगर आप सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, क्या मान रहे हैं? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, तो u बराबर दे रखा है n, कैपिटल है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पता है ना कौन कौन सी है? एक से लेकर अनंत तक, है ना, प्राकृत संख्या। अच्छा, पहला सवाल पूछा उसने कि x एक प्राकृत सम संख्या है। ठीक है, सम प्राकृत संख्या है, एक ही बात है, सम प्राकृत संख्या है। तो इसका पूरक संख्या लिखना है, तो वो संख्या लिखनी है जो सम नहीं। ठीक है, अब सम नहीं हो और n में भी उपस्थित होनी चाहिए, तो इसका पूरक क्या आएगा? अगर मैं इसे a बराबर लिख लूं तो a डैश बराबर आ जाएगा x, और x एक सम की बजाय कौन सी आ जाएगी? विषम। ठीक है, विषम प्राकृत संख्या है। तो यह आपके समझ में आ गया होगा कि विषम प्राकृत संख्या क्यों हो गई, क्योंकि सम और विषम मिलके क्या बनाती है? n। तो सम प्लस विषम किसके बराबर होती है? विषम संख्याएं n के बराबर होती है, प्राकृत संख्याओं के बराबर होती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो इसका रोस्टर रूप लिख सकते हैं, चाहे तो इसका समुच्चय निर्माण रूप लिख सकते हैं, जैसे मैंने उत्तर लिख दिया, या फिर आप a डैश बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो विषम कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 और डॉट 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 करके छोड़ सकते हैं, ये भी उत्तर सही है। तो दोनों उत्तर सही होंगे इसके। अगर आप चाहें 1 3 5 7, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन आपकी सही मानी जाएगी। अच्छा, इसका सेकंड है कि x एक प्राकृत विषम संख्या है। तो विषम संख्या का क्या हो जाएगा? पूरक समुच्चय, सम संख्या। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। x संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो धन गुणज है मतलब धन गुणज नहीं है, ऐसा लिख दो आप। ठीक है, तो धन गुणज नहीं है तो सीधी सी बात है कि x n में होगा और क्या नहीं होगा? 3 का धन गुणज नहीं होगा। तो धन गुणज कौन कौन से होते हैं 3 के? पता है? 3 6 9 12 15, वो हटा दो। तो आसान से सवाल है, ये आप करके देखेंगे। ठीक है, और इसका फोर्थ डी मॉर्गन लो है, और पांचवा इसका वेन आरेख है डी मॉर्गन लो का। ये दोनों सवाल हम कराएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की, है ना। नेक्स्ट जब हम इसे पढ़ाएंगे आगे तो इसे कंप्लीट करा के और फिर 1.6 भी आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, ये सवाल आप पूरा कंप्लीट करेंगे फिर।